शुरू करते हैं 1 मार्च 2025 के एडिटोरियल के एनालिसिस को। सबसे पहले हम एडिटोरियल का एनालिसिस ला देते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी जोन पर। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप पूरे भारत में सबसे पहले एडिटोरियल का एनालिसिस पढ़ सकें। जब प्रेस रिलीज होती है उसके हम 1 घंटे बाद अपलोड कर देते हैं ताकि आप सही से पढ़ सकें उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है हमारे यूपीएससी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही दिया है कि भारत की आर्थिक सुधार और वैश्विक नीति परिवर्तन। जो भारत की आर्थिक सुधार है उसमें बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि टैक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके मामलों में कुछ परिवर्तन हुआ है। और सामाजिक सुधार की जो नीतियाँ होती हैं, जिसमें सरकार सिर्फ पैसा देती है और लेने के उद्देश्य से नहीं होता, जैसे कि जन कल्याण योजनाएं होती हैं, उनमें क्या सुधार हुआ है देखते हैं। आर्थिक सुधार और सुधारात्मक नीतियाँ कौन कौन सी हुई हैं, अभी हम बात कर रहे थे जिसके बारे में। लेख में बताया गया है कि भारतीय सरकार ने हाल ही में टैक्स में राहत दी है, मतलब टैक्स में छूट हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी और सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। लेख में यह भी उल्लेख है कि इन सुधारों के बावजूद उत्पादन में गिरावट, वैश्विक मंदी के प्रभावों में जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो कमी आएगी, क्योंकि हमारा जो पूरे विश्व में मंदी आने के चांस हैं। सारा शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट सब गिर रहा है और इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी बीच सरकार ने टैक्स कम करने का फैसला लिया है, तो भारत पर थोड़ा इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है। जितना टैक्स पहले मिलता था उतना नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत पैसा कम आएगा। बट अब की बार क्या है, क्या अच्छा किया है, सामाजिक कल्याण योजनाएं अधिक हैं, मतलब कि जितनी हर बार होती थी उससे ज़्यादा सामाजिक कल्याण योजनाओं में निवेश किया जाएगा, तो एक इम्पैक्ट इससे भी भारत पर पड़ने वाला है। वैश्विक नीति परिवर्तन, वैश्विक नीतियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। वैश्विक नीतियाँ उनको कहते हैं जैसे कि हमारे पड़ोसी देश है उनके लिए नीति, हमारा दूसरा एक देश है लेकिन वो दोस्त है, उसके लिए क्या नीति होगी हमारी, जो दोस्त नहीं है दुश्मन है उसके लिए क्या नीति होगी, और व्यापार करते हैं हम कहीं से, मेडिसिन लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं उनके लिए क्या क्या नीतियाँ होंगी, उसको वैश्विक नीतियाँ कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ की नीतियों में हो रहे बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। वैश्विक व्यापार में अस्थिरता, मौद्रिक नीतियों में संशोधन और डिजिटल परिवर्तन के नए रुझान पर चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि इन परिवर्तनों से भारतीय निर्यात और विदेशी निवेश पर पड़ रहा प्रभाव, जो विदेशी हैं अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट, इसकी नीतियों में परिवर्तन ला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में नेट जीरो जो प्रदूषण वाली वस्तुएं हैं वहीं आए, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है भारत के लिए। भारत का ज़्यादातर हिस्सा कोयले से ही उत्पादन होता है और कोयला को भारत एकदम से नहीं छोड़ सकता है, इसलिए वो अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। तो भारत पर अधिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत वहाँ ज़्यादा टैक्स दे रहा है उनके लोगों के मुकाबले, वहाँ के नागरिकों के मुकाबले। तो भारत पर इस तरीके से भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसीलिए भारत अपनी टैक्स ये नीतियाँ बदल रहा है कि हम अगर ये वाला देश ऐसा करेगा तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे। सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इसके क्या हो सकते हैं, जो हमारे टैक्स में सुधार हुआ है या फिर सामाजिक नीतियां हैं उनसे प्रभाव, हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और आर्थिक नीतियों के द्वारा जो वैश्विक नीतियां हैं, वैश्विक नीतियों के द्वारा, विदेशी नीतियों के द्वारा हमारे विदेश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि आर्थिक नीतियों के अलावा सामाजिक बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सुधार भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो विकास होता है, डेवलपमेंट, उसका वो संख्यात्मक नहीं होता है, वो विकासात्मक होता है, मतलब गुणात्मक। जैसे कि अगर किसी देश की साक्षरता बढ़ेगी, शिक्षा किसी क्षेत्र में आगे जाएगा कोई देश, तो वो एक तरीके से एसिड्स जमा कर रहे हैं, मतलब उसका विकास हो रहा है। ये नहीं कि अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो उसी का विकास होता है, नहीं। अगर रोजगार बढ़ रहे हैं, शिक्षा में आगे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसका भी रोजगार बढ़ता है, उसका भी एक विकास होता है। देश का विकास गुणात्मक नापा जाता है, वृद्धि संख्यात्मक नापी जाती है। वृद्धि तब होती है जब पैसा अधिक हो जाता है, आर्थिक परिवर्तन ही वृद्धि परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी पहल है डिजिटल इंडिया और स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया है। अगला पढ़ लेते हैं। अगला है भारतीय अंतरिक्ष, इसरो के नवीनतम मिशन का विश्लेषण करेंगे। इसरो का नया जो अभी इसने छोड़ा है एक मिशन, उसका नाम है स्पेसएक्स।
शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। हमने उसी दिन रिलीज कर दिया था, शायद आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर हम बता देंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले दशकों में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। इस लेख में हम इसरो के हाल ही में महत्वपूर्ण प्रेक्षित किए गए नवीनतम मिशनों को उल्लेख करेंगे। जैसे विज्ञान में प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार कर रहा है। ये यूपीएससी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेक एंड साइंस में आता है। इतिहास एवं विकास, मतलब इतिहास में भारत ने क्या क्या किया है अंतरिक्ष क्षेत्र में। भारत ने 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रेक्षित किया था। उसके बाद मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 जैसे मिशन के जरिए अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बनाई है। नवीनतम मिशन कौन कौन से हैं? चंद्रयान 4 और आदित्य L1। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है, जिससे वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करने का मौका मिला। और आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन में लगा हुआ है। चंद्रयान 4 है, इस चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। इससे डेटा कलेक्ट होगा, फिर मानव का जो मिशन है, अगला इसरो का मानव मिशन है चंद्रमा पे जाने का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये आदित्य L1, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य की परिकल्पना करेगा और सूर्य की जांच भी करेगा और सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करके भारत को देगा। जैसे और दे सकते हैं, वैसे ही भारत के लिए ये जानकारी इकट्ठा करने वाला है। प्रौद्योगिकी और नवाचार, इन मिशनों में उन्नत इमेजिंग तकनीक, रियल टाइम ट्रांसमिशन और स्वदेशी निर्माण की महत्ता पर बल दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी स्पेस में, अंतरिक्ष स्पेस में जाते हैं उपग्रह, सैटेलाइट्स, उनके अंदर एक इमेज क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और दूसरा रियल टाइम पर डेटा नहीं आता है। जैसे अगर चंद्रमा है तो वहाँ से आने में कुछ मिनट लग जाते हैं। ऐसे ही अगर ये आदित्य L1 दूर जाएगा तो उसके लिए भी बहुत टाइम लग सकता है। तो उसको कम करने के लिए और भारतीय तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने खुद की तकनीकों का यूज किया है, ताकि भारतीय खुद आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भरता के साथ ही इसको पूर्ति कर सकें सब चीज़ों की, अपने लिए आगे फ्यूचर में हम किसी पर डिपेंड ना हो। और यूपीएससी के संदर्भ में आपको पता ही है किस लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में आता है, अंतरिक्ष में आता है, जीएस 3rd में आता है। ये इसको तो बताने की आपको ज़रूरत है ही नहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और सिलेबस का वीडियो भी आपको चाहिए तो बता देना, लिंक कमेंट्स कर देना, मैं सिलेबस का एक विश्लेषण तैयार करके दे दूंगा, ठीक है। वैश्विक आर्थिक परिवर्तन में भारत की भूमिका, जो वैश्विक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भारत की भूमिका क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। क्या है भाई? भारत में अमेरिका में मौद्रिक नीति में बदलाव, ईयू के डेटा प्राइवेसी कानून और G20 समिट में वैश्विक व्यापार नीतियों के परिवर्तन ने विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। इन परिवर्तनों के चलते विदेशी निवेश, निर्यात और मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अलग अलग कानून आते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ईयू प्राइवेसी कानून लाता है, ये बहुत कठोर प्राइवेसी कानून होते हैं जिसका इम्पैक्ट हर एक कंट्री पर होता है, पूरे विश्व पर होता है। भारत की नीतिगत दिशा, भारतीय सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार, डिजिटल मुद्रा CBDC क्या है? अगर आपने कल की हमारी वीडियो देखी होगी तो शायद आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो कमेंट्स कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। पायलट प्रोजेक्ट और आर्थिक सुधार के माध्यम से इन वैश्विक परिवर्तनों का सामना करने की योजना बनाई है। RBI ने हाल ही में डॉलर रुपया स्वैप ऑप्शन, ये क्या होता है? डॉलर रुपया स्वैप, डॉलर रुपया स्वैप होता है जैसे कि अमेरिका को भारत से कुछ खरीदना है और भारत को अमेरिका से खरीदना है। भारत अमेरिका के साथ $10 मिलियन का व्यापार करना चाहता है और अमेरिका भी भारत के साथ $10 मिलियन का व्यापार करना चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम डॉलर ना खरीदें और वो चाहता है कि हम रुपया ना खरीदें। तो अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे को अपना सामान दे देंगे $10 मिलियन का और ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मतलब उसका डॉलर लिए हुए उसी को दे दी जाएंगे, ना कि हमारे देश में आएंगे। इसे एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी कंट्री को किसी भी करेंसी पर डिपेंड ना होने के लिए। उसी करेंसी में अगर व्यापार होता है तो ठीक रहता है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मान लीजिए हमें व्यापार करना है $20 मिलियन का और अमेरिका को करना है $10 मिलियन का, तो स्वैप नहीं हो सकता, क्योंकि $10 मिलियन का ही स्वैप हो सकता है। $10 मिलियन के उसको USD खरीदना ही होगा, डॉलर।
इसके ये नकारात्मक प्रभाव है। अगर आपको इसके ऊपर भी पूरी वीडियो चाहिए तो मैं स्वैप के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है और चुनौतियों के अवसर। इससे विदेशी निवेश भी आते हैं क्योंकि इसमें स्वैप मामला अच्छा है। इसमें हो सकता है कि व्यापार आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा मोड़ ले ले और किसी भी करेंसी पर डिपेंडेंस कम हो जाए, जैसे रूस ने और भारत ने किया था, सेम वैसे ही है ये भी। डॉलर रुपया स्वैप। मौद्रिक नीति। वैश्विक मौद्रिक नीति में स्थिरता ने से भारत के निर्यात और व्यापार पर दबाव पड़ रहा है। हालांकि डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी नवाचार के चलते भारत में आर्थिक विकास के नए अवसर उभर रहे हैं। और यूपीएससी के लिए क्या संदर्भ है इसका? मौद्रिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दों का अध्ययन करना आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।